बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 4 और 5 दिसंबर की दरमियानी शब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमे का आगाज़ हुआ चाहता है। ताज़ा तरीन खबर इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। जो दिन गुजर गया, 6 दिन के बाद बिल आखिर रिटायर्ड जनरल आसिम मुनीर साहब का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हम उन्हें रिटायर्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 28 नवंबर रात 12 बजे वो वाक़तन रिटायर हो चुके थे, और अगर उससे भी पीछे जाएं तो वो 25 नवंबर 2022 को फौज से रिटायर हो चुके थे। तो उनको रिटायरमेंट के बाद आर्मी चीफ बनाया गया था। रिटायरमेंट के बाद उनको तरक्की दी गई थी, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ था। और आर्मी एक्ट भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी रिटायर्ड पर्सन को आप आर्मी चीफ बना दें। 3 साल गुजर गए, इस दौरान 26वीं गैर आइनी तरमीम और फिर 27वीं गैर आइनी तरमीम की गई, और फिर 28 नवंबर को वो मुद्दत भी 3 साल पूरी हो गई जो कि 3 साल के लिए दी गई थी। हम बदस्तूर ये कह रहे थे, तमाम आइनी कानूनी माहिरीन कह रहे थे कि वो 28 नवंबर रात 12 बजे रिटायर तस्वुर होंगे अगर उनका नया नोटिफिकेशन ना आया। और फिर उसके बाद 6 दिन गुजर गए, और 6 दिन के बाद उनकी तकर्री का नया नोटिफिकेशन नई तकर्री का जारी किया गया है, और उसमें भी बहुत सारे आइनी और कानूनी सुकम मौजूद हैं। उसकी तरफ हम आते हैं। पहले ज़रा आपको बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से फॉर्म 47 के सदर हैं। इसमें जहन में रखना चाहिए कि ये तमाम की तमाम रजीम जो है वो जाली फॉर्म 47 की पैदावार है, और ये किसी भी सूरत में आइनी, कानूनी और जमहूरी हुकूमत नहीं है। ये जितने भी काम हो रहे हैं ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, गैर जमहूरी है और गैर अखलाकी हैं। इसमें किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। इस वक्त इनका किरदार एक ज़रपर्स और गासिब हुक्मरानों का है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जो ऐवान सदर से जारी किया गया प्रेस रिलीज, बल्कि पोस्ट की गई ट्विटर अकाउंट पे, उसके मुताबिक ये मेरे सामने समरी पड़ी है। 2 समरियाँ पड़ी हैं। एक है जनाब चीफ ऑफ एयर स्टाफ की समरी है कि एक्सटेंशन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, और उसके लिए कहा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस भेजी थी उसका समरी का पैरा नंबर 7 जो है वो मंजूर किया जाता है। यानी उस पैराग्राफ 7 में इनकी एक्सटेंशन का लिखा गया था, लिहाजा चीफ ऑफ एयर स्टाफ की एक्सटेंशन जो है वो मजीद 2 साल हो गई है, और ये पहले 3 साल मुकम्मल होने के बाद शुरू होगी। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ का नोटिफिकेशन है, ये आज खुद बता रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी इसी तरीके से 3 साल मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर 28 नवंबर रात 12 बजे रिटायर हो गए थे, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाक फिजाइया के सरबराह दोनों की जो मुद्दत मुलाजमत है, टेन्योर है, वो 3 से 5 साल कर दिया गया था। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया 28 नवंबर के बाद, क्योंकि इसी तरह का नोटिफिकेशन जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ की एक्सटेंशन का जारी किया गया है, ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी करना लाजमी था। किसके लिए? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए भी, लिहाजा ये नहीं जारी किया गया। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि रिटायर हो गए थे 28 नवंबर रात 12 बजे, उनका नोटिफिकेशन क्या जारी किया गया है? उनको एक्सटेंशन नहीं लिखा गया अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कंकरेंटली द चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, ये लिखा गया है। और इसका भी पैराग्राफ 7 जो है समरी का जो वजीर आज़म ने भेजी थी उसको सदर जरदारी साहब ने मंजूर कर लिया है। इस तरीके से ये एक फ्रेश अपॉइंटमेंट आई है जनरल आसिम मुनीर साहब की, और पिछला जो है वो क्लोज हो गया है चैप्टर। ये सब फ्रेश अपॉइंटमेंट हुई है, और इसका मतलब है एक और लकूना आ गया जो कि बहुत वैलिड है। वो ये है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब 28 नवंबर 2025 को रिटायर हो गए थे। तो अब उसके बाद 6 दिन इनकी ये रिटायर तस्वुर हुए, और उनकी जो समरी की मंजूरी है वो दी गई है आज से। ये उन्होंने कहा कि क्योंकि उसमें लिखा है कि जिस दिन से वो नोटिफिकेशन होगा, तो नोटिफिकेशन ये आज हुआ है,
اور آج نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد یہ اس کا مطلب ہے کہ 6 دن جنرل عاصم منیر صاحب ریٹائر تصور ہوں گے اور بعد از ریٹائرمنٹ جنرل عاصم منیر صاحب کو ایک بار پھر چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف مقرر کر دیا گیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے, پہلی دفعہ ہو رہا ہے. یہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا, کیونکہ جو میں آپ کو بات کہہ رہا تھا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیونکہ حاضر سروس کو تو ایکسٹینشن ملتی رہتی ہے, لیکن یہ تو 2 دفعہ ریٹائر ہوئے. ایک دفعہ 25 نومبر 2022 کو باقاعدہ طور پہ خبریں چلیں اور پھر وفاقی کابینہ نے منظوری دی کہ ان کی سروس کو روک لیا گیا ہے اور ان کی ریٹائرمنٹ کو منجمد کر دیا گیا ہے, اور منجمد کر کے پھر آگے جا کے 2 دن کے بعد ان کو 3 دن کے بعد ان کو پروموشن دی گئی اور آرمی چیف بنایا گیا. تو لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ پروسیس بھی غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, غیر جمہوری ہے, غیر اخلاقی ہے. اس کے باوجود وہ ایک الگ بات ہے کہ پارلیمان بھی غیر آئینی ہے, فارم 47 کی پیداوار. اب آتے ہیں, اس سے پہلے یہ سمری گردش میں آئی اور یہ سمری آئی جناب جیو نیوز نے اس کی خبر بھی دے دی, اور اس سمری میں صدر زرداری کے دستخط اور شہباز شریف صاحب کے دستخط, اور یہ سمری جاری کی گئی منسٹری آف ڈیفنس گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, اور جس میں ان کو کہا گیا کہ جی ان کی دے دی گئی ہے, ایکسٹینشن دے دی گئی ہے اور ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. یہ بھی 4 دسمبر 2025 لکھا ہوا ہے اور باقاعدہ اس پہ ڈائری نمبر بھی اور اس کا لکھا ہوا ہے. لیکن یہ خبر جیسے ہی چلی اس کے فوراً بعد ہی یہ خبر کہا گیا کہ جی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, یہ نوٹیفیکیشن جعلی ہے. اور یہ عین اس وقت ہوا جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو کہ اس وقت ریٹائرڈ تھے, انہوں نے ملاقات کی شہباز شریف صاحب سے ایک تقریب میں. اب اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تھا اور نوٹیفیکیشن کو روکا ہوا تھا, اور بوجہ روکا ہوا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری اور بھی اپوائنٹمنٹس ہونا تھی, لیکن باوجود کوشش کے بار بار نوٹیفیکیشن نہیں کیا جا رہا تھا, اور شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ اپنے اپنے کارڈ کھیل رہی تھیں, اور ادھر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ریٹائرڈ وہ اپنا کارڈ کھیل رہے تھے. اور بالآخر گزشتہ دن کل یعنی کہ وہ پہنچے وزیر اعظم ہاؤس میں, چونکہ اس وقت رات کے 12 بج چکے ہیں اس لیے میں آپ کو کل کا بتا رہا ہوں. تو وہ پہنچے جمعرات کے دن اور وزیر اعظم ہاؤس, اور وہاں پہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی, الگ سے تنہائی میں ملاقات کی, اور اس ملاقات میں معاملات ذرا تھوڑے سے سنجیدہ تھے. اور یہ یوں ہی سمجھیے کہ خبردار کیا گیا, کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو جعلی نوٹیفیکیشن ہے, یہ جو جاری کیا گیا, یہ نوٹیفیکیشن جیو نے از خود نہیں چلایا, یہ نوٹیفیکیشن ان کو دیا گیا, اور یہی چیز ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب کو بھی دکھائی ہو کہ جناب آپ ہمیں نوٹیفیکیشن جاری کریں یا نہ کریں, میں تو ہوں, میں تو کہیں نہیں جا رہا, اور اگر آپ نہیں جاری کریں گے تو ہم خود جاری کر دیں گے. اور اس طرح کا کوئی چیز ہو سکتا ہے دکھائی ہو. اور اس کے بعد جیو نے یہ خبر بھی چلا دی, اور خبر چلا کے پھر واپس بھی لے لی. اعزاز سید صاحب نے یہ خبر دی اور پھر واپس لے لی گئی کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ جس طریقے سے آج, کیونکہ پہلے ہم نے سنا تھا کہ گشتی مراسلے جو ہیں وہ کابینہ سے منظور کروائے جاتے ہیں, لیکن آج پتہ چلا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو کہ اس وقت ریٹائرڈ تھے, ان کو خود جانا پڑا وزیر اعظم ہاؤس میں اور اپنی سمری کے بارے میں پوچھنا پڑا کہ جناب معاملہ کیا ہے, کیوں میری سمری منظور نہیں کی جا رہی. تو اس میں مجبوریاں شہباز شریف صاحب نے یقیناً بتائی ہوں گی اور کافی کچھ کہا ہوگا. اور ادھر عین اسی وقت وزیر دفاع جو کہ خود فارم 47 کے ہیں, وہ پہنچے ہوئے تھے لاہور, اور وہ نواز شریف صاحب کے پاس بیٹھے تھے. ایک گونگی فلم بھی جاری کی گئی کسی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے, خاموش شہر خاموشہ میں جیسے کوئی اجلاس ہوتا ہے اسی طرح کا شہر خاموشہ میں خاموشی سے اجلاس ہو رہا تھا. وہ ویڈیو بھی میں آپ کو دکھا بھی دوں گا کہ وہ بھی دکھائی گئی, وہ چلائی گئی. اور خواجہ صاحب ادھر بیٹھے تھے, میاں صاحب کو کوئی نہ کوئی میسنجر کے طور پہ گئے ہوں گے, اور ادھر سے شہباز شریف صاحب کے پاس بیٹھے تھے جناب آرمی چیف
रिटायर्ड जनरल आसिम मुनीर साहब, उस वक्त की बात कर रहा हूं क्योंकि उस वक्त रिटायर्ड थे, तो उस वक्त ये बैठे थे और आपस में गपशप कर रहे थे। फिर इस दौरान क्या हुआ कुछ पता नहीं, क्योंकि हम उसमें मौजूद नहीं थे, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहा होगा कि आपने नोटिफिकेशन जारी करना है या फिर हम आपको घर भेज दें, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। यकीनन ये कहा होगा कि आपने घर जाना है या नोटिफिकेशन जारी करना है, और आए बाएं शाएं को छोड़ें और इफ बक्स को छोड़ें, आप बताएं। तो उसके बाद फिर जल्दी जल्दी वो समरी जो है वो तैयार की गई वहीं बैठे बैठे, और बैठे बैठे समरी जो है वो ईवान सदर को भेजी गई। और इसी दौरान वजीर इत्तलात और नशरियात फॉर्म 47 के और वजीर कानून फॉर्म 47 के तारड़ बिरादरान जो हैं उनका कहा गया कि 4 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे भी शुरू नहीं हुई, 5 बजे भी शुरू नहीं हुई, वो तकरीबन 5:30 के बाद शुरू हुई, 5:30-6 बजे के करीब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है। तो उस वक्त तक भी समरी अप्रूव नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनाब प्रोसेस शुरू हो चुका है, और वो जाली नोटिफिकेशन था, असली नोटिफिकेशन के लिए प्रोसेस शुरू हो गया। उसमें कुछ लकूनास थे, कुछ नई पोस्ट थी, नया दफ्तर था, उसके मामला कुछ देखे जा रहे थे, वो कानून का जायजा लिया जा रहा था, और शहबाज शरीफ साहब भी बैरून मुल्क थे, इसलिए बहुत सारी वजूहात हैं, इसलिए जनाब ये सारा कुछ हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन इसलिए नहीं हो रहा, तो वो प्रोसेस हो रहा है, तो प्रोसेस में चली गई है समरी, ये कहा गया। लेकिन एन उसी वक्त कुछ ही देर के बाद टीवी चैनल ने खबरें चलाना शुरू कर दी कि नोटिफिकेशन हो गया, वजीर आजम ने समरी सदर ममलिकत को भेज दी, और उसके बाद ईवान सदर ने फिर ये 2 पेपर जारी किए गए ईवान सदर की तरफ से, एक चीफ ऑफ एयर स्टाफ का, ये चीफ ऑफ एयर स्टाफ की एक्सटेंशन का, और दूसरा जनरल आसिम मुनीर साहब की फ्रेश अपॉइंटमेंट का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ बैक वक्त, वो 2 ओहदे। अब इनका ओहदा शुमार होगा अब से 5 साल, यानी आज है 4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर 25 से 5 साल 4 दिसंबर 2030 तक इनका ये ओहदा तस्वर होगा। तो ये तो हो गया आज की बात, लेकिन एक बार फिर बता दूं कि ये 26वीं 27वीं गैर आईनी तरामीम जो है ये अज खुद एक बहुत बड़ा तनाज़ा है। इसके बाद भी अगली जो खबर है हम आपसे शेयर करते हैं कि इसी दौरान आज शहजाद अकबर साहब और राजा आदिल राजा साहब मेजर रिटायर्ड, उनके बारे में भी मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ पे मुलाकात की बरतानवी हाई कमिश्नर इस्लामाबाद से, और बरतानवी हाई कमिश्नर लंदन बरतानिया की इस्लामाबाद में मुलाकात की, और उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे शहजाद अकबर साहब और आदिल राजा साहब को डिपोर्ट करने और पाकिस्तान हवालगी का मुतालबा किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अब आते हैं एक और खबर की तरफ। इसी दौरान ये भी हुआ कि एक फौरी तौर पर वजारत दिफा के डायरेक्टर लीगल लेफ्टिनेंट कर्नल कफील खान को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया, और उनकी जगह लेफ्टिनेंट कर्नल जाहिर हुसैन को वजारत दिफा में डायरेक्टर लीगल तैनात कर दिया गया। और ये भी एस्टेब्लिशमेंट ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात हुई शहबाज शरीफ से, उसके बाद ये नोटिफिकेशन सामने आया कि वहां के लीगल जो थे डायरेक्टर लीगल, उनको हटा दिया गया। तो क्या ये समझा जाए कि ये जो समरी का मामला था इसमें कोई लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं कफील खान, क्या कफील खान साहब का भी कोई रोल था? क्यों इनको हटाया गया एंड उसी दिन जब यह मामला चल रहा था? ये वो खुद वजाहत कर सकते हैं। इसके साथ साथ जी अगली जो खबर है वो है इसके साथ ही जो आज मुल्क भर में क्या होता रहा। लाहौर में भी वकला ने एहतजाज किया और माल रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया, और आइन शिकन अनासिर आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब 26वीं आइनी तरमीम, गैर आइनी तरमीम, 27वीं गैर आइनी तरमीम के खिलाफ बाकायदा तौर पर एहतजाज किया, और 26वीं और 27वीं गैर आइनी तरमीम को मुस्तरद करने का ऐलान किया। और वकला ने वहां पे वाज़ेह तौर पर कहा, वकला कायदीन ने, कि 26वीं और 27वीं गैर आइनी तरामीम किसी भी सूरत में इनको आइनी दर्जा हासिल नहीं, ये महज
जैसे मार्शल लॉ ऑर्डर होते हैं, ये ऐसे ही मार्शल लॉ ऑर्डर हैं, ये PCOs हैं, ये आइनी अहकामात नहीं है, ये आइनी तरामीम नहीं है, और इनका हशर भी वही होगा जो सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ और जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के अहकामात का हुआ है। जैसे वो रद्दी की टोकरी में गए, इसी तरीके से ये भी रद्दी की टोकरी में जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जनरल मुशर्रफ साहब ने बहुत सारे PCO जारी किए थे और अदलिया को दबाने की कोशिश की थी, तो ये भी जाएंगे। दूसरी जानिब सिंध में भी वकला ने एहतजाज किया और वहाँ पे भी एहतजाज हुआ। इसके साथ साथ जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो नई मुंतखब क़यादत है, उन्होंने भी 26वीं और गैर आइनी तरामीम को मुस्तरद कर दिया और बाकायदा तौर पर एक करारदाद मंजूर की गई, और ये करारदाद मेरे सामने है जिसमें तमाम अरकान के दस्तखत हैं, और 26वीं गैर आइनी तरमीम को आइन से मुतसादिम करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया और आइन को असली शक्ल में बहाल करने के लिए तहरीक चलाने का भी ऐलान किया। ये सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ये जवाब आया। अब आते हैं ये जो शहबाज शरीफ साहब के साथ मामला था, अब जो 7 दिन का मामला बदस्तूर मौजूद है कि इन 7 दिनों का जो गैप है वो कैसे फिल किया जाएगा, क्योंकि 28 नवंबर रात 12 बजे से लेकर 4 दिसंबर तक जो 6 दिन गुजरे, इन 6 दिनों का स्टेटस क्या हुआ और जनरल आसिम मुनीर साहब का इस दौरान क्या स्टेटस हो। एक और खबर है जी, वो है अमेरिका वाशिंगटन से आई है। अमेरिकन कांग्रेसमैन की एक बड़ी तादाद, उन्होंने एक लेटर लिखा है वजीर खारजा, अमेरिकी वजीर खारजा को, यानी कि अपने वजीर खारजा को खत लिखा है, और ये तकरीबन 3 सफ़हात पर मुश्तमिल खत है और यहाँ पे उनके तमाम के तमाम दस्तखत मौजूद हैं। और US कांग्रेसमैन ने और उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब पे कहा है कि उन पे प्रेशराइज उनको किया जाए, उन पे दबाव डाला जाए कि जो पाकिस्तान में इस वक्त इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, जमहूरी और शहरी आज़ादियों को दबाया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो क्राइसिस है पाकिस्तान में वो बढ़ता जा रहा है। और इस सारी सूरत हाल में अमेरिकी वाइट हाउस, अमेरिकन गवर्नमेंट से कहा गया है, ट्रंप इंतज़ामिया से मुतालबा किया गया है कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब को इस सारे अमल से बाज रखने के लिए अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें। और ये सब कुछ जो हो रहा है, उन्होंने कहा कि ये जनरल आसिम मुनीर साहब पे उन्होंने कहा जी सैंक्शंस जो हैं ये लगाई जाएं, और क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनका ड्राइविंग जो रोल है ड्राइविंग सीट पे उनका बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये सारे काम किए जाएं। तो ये एक काफ़ी अरसे के बाद अमेरिकन कांग्रेसमैन की तरफ से ये चीज़ सामने आई है। उसके बाद नोटिफिकेशन के बाद एक मुख्तसर सा खबर आई जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से। फिर बादशाह साहब ने कहा कि सब ठीक है, पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, और ये गैर रस्मी बातचीत की ईवान सदर में जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने ईवान सदर में बात की और वहाँ पे उन्होंने कहा कि अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। एक बात बता दूं कि जनरल आसिम मुनीर साहब वजीर आजम से मुलाकात करने के फौरन बाद वो गए हैं ईवान सदर जरदारी साहब के पास, और जरदारी साहब से उन्होंने करवाए हैं दस्तखत बाई हैंड। इसे कहते हैं कि फाइल अपनी लेनी एप्लीकेशन। पहले उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से दस्तखत करवाए, फिर वो गए ईवान सदर, फिर उन्होंने ईवान सदर से दस्तखत करवाए और वहाँ से नोटिफिकेशन जारी करवाया, वहाँ से फिर सोशल मीडिया अकाउंट पे आया, और जब ये सारा काम हो गया तो मेरा अपना ख्याल है कि वो पूरी फाइल जो है वो अपने साथ ले गए होंगे कि ये फाइल जो है ये यहाँ रहनी ही नहीं चाहिए। मुझे फिल फॉर याद आ गया जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का मामला, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो एक्सटेंशन ली थी वो भी बिल्कुल ऐसे ही ली थी जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो गई और सारे का सारा मामला खराब हो गया था। तो मुझे ये लग रहा है कि जनरल बाजवा साहब की तरह जनरल आसिम मुनीर साहब पे भी ये मुश्किल वक्त आने वाला है,
کیونکہ ان کا یہ جو پروسیس ہے یہ بائی ہینڈ جلدی کروایا گیا ہے اور اس میں بہت سارے آئینی اور قانونی حکم رکھے گئے ہیں اور یہ دانستہ ہیں یا نادانستہ اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ بہرحال معاملہ ابھی تک وہیں اٹکا ہوا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا، اور جب آپ آئین اور قانون کو بائی پاس کریں گے اور ذاتی پسند اور ناپسند پہ جائیں گے تو پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کیونکہ جنرل باجوہ صاحب نے بھی اسی طریقے سے اپنی ایکسٹینشن پہ کا لیٹر جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے لے لیا تھا، اور جنرل باجوہ صاحب نے بھی اپنی ایکسٹینشن کا جو لیٹر ہے وہ عمران خان صاحب کے دستخط کروا کے اسی طرح کا جو لیٹر ہے وہ لے لیا تھا، اسی طرح کا لیٹر لے لیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ لیٹر کو وہ پوری فائل جو ہے وہ لے گئے جی ایچ کیو میں۔ جب یہ تنازع شروع ہوا تو اس وقت پھر باقاعدہ طور پہ صحافیوں کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہ فائل دکھائی تھی کہ یہ دیکھیں جناب، ہمارے پاس تو اپروول کا آرڈر موجود ہے، ایکسٹینشن کی اپروول موجود ہے، تو اس لیے ہمارے پاس تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں، جنرل باجوہ صاحب کہیں نہیں جا رہے۔ لیکن اس کے بعد پھر معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان چلا گیا، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ پھر کتنا زیادہ امبیرسمنٹ ہوئی تھی، اور پھر جنرل باجوہ صاحب کو ہی خود جانا پڑا تھا وزیر اعظم عمران خان کے پاس، اور اس طرح کا کوئی پروسیس کروانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی، اور پھر بالآخر سپریم کورٹ کا آرڈر آیا، اور پھر وہ ایک باقاعدہ طور پہ اس پہ قانون سازی کرنا پڑی تھی الگ سے۔ تو یہ ہیں خبریں اور یہ صورتحال، تو کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔